हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अधिगम की। अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं, अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, इन सभी के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्ज़ाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अधिगम। साथियों, अधिगम का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना। इंग्लिश में इसको लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? लर्निंग। लर्निंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। साथियों, जो सीखना होता है, अधिगम होता है, वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ये व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। अब साथियों, व्यवहार शब्द की बात कर लेते हैं। तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1905 में किसने किया? विलियम मैकडूगल ने किया। साथियों, यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो विलियम मैकडूगल ने किया। साथियों, इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में इस शब्द का प्रयोग किया। किसमें? आउटलाइन साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का साथियों? व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। साथियों, जो व्यवहारवाद है उसके जनक वाटसन माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया? विलियम मैकडूगल ने। लेकिन जो व्यवहारवाद के जनक हैं वो जेबी वाटसन है। कौन है? जेबी वाटसन। आप ये फोटो देख सकते हैं, जेबी वाटसन की फोटो है। और व्यवहारवाद के बारे में इन्होंने कब बताया? 1913 ईस्वी में। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ये 20वीं सदी के दूसरे दशक में इन्होंने व्यवहारवाद के बारे में बताया। साथियों, व्यवहार में परिवर्तन एक शब्द आया था, जो पीछे मैंने बताया था कि ये बताया था मैंने कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम है। तो वही चीज़ है कि व्यवहार परिवर्तन। साथियों, व्यवहार परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक स्थायी परिवर्तन होता है, एक अस्थायी परिवर्तन होता है। साथियों, जो स्थायी परिवर्तन होता है वो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर आता है। किस आधार पर आता है? अनुभव के और प्रशिक्षण के आधार पर। साथियों, आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसके व्यवहार में एक अलग टाइप का व्यवहार होता है, लेकिन जब वो कुछ दिन स्कूल में रहता है, पढ़ाई करता है, तो उसके व्यवहार में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। वो कैसा परिवर्तन होता है? वो स्थायी परिवर्तन होता है। वो प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आता है। किस कारण? प्रशिक्षण और अनुभव के कारण। अब बात करते हैं अस्थायी परिवर्तन की। साथियों, अस्थायी परिवर्तन संवेग, थकान और बीमारियों के कारण होता है। किन कारणों से होता है? संवेग, थकान और बीमारियों के कारण। संवेग से कैसे साथियों? जैसे जब भी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित हो जाता है तो उसके व्यवहार में अचानक से एक अस्थायी परिवर्तन आता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, उसके चेहरा एकदम लाल हो जाता है। ये एक तरह का अस्थायी परिवर्तन है। थकान के कारण भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। बीमारी के कारण भी ऐसा ही होता है। तो साथियों, जो संवेग, थकान और बीमारी के कारण परिवर्तन होते हैं वो कैसे परिवर्तन होते हैं? वे अस्थायी परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी परिवर्तन। इनके कारण भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। और स्थायी परिवर्तन के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन है। और जो स्थायी परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? अधिगम कहलाता है। अधिगम मीन्स सीखना या लर्निंग भी बोलते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं अधिगम की परिभाषा की। मॉर्गन थे, इन्होंने कहा कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। इन्होंने क्या बताया कि अधिगम एक स्थायी परिवर्तन है व्यवहार में, और अभ्यास और अनुभव के कारण यह परिवर्तन होता है। गेट्स ने क्या कहा? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। किस कारण साथियों? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वह अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम। स्किनर महोदय ने क्या कहा? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर मीन्स ऊपर बढ़ते हुए, सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी व्यवहार का एक अच्छे लेवल तक जाते हुए उसके साथ सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीखना या अधिगम या लर्निंग कहलाती है। अब आते हैं वुडवर्थ महोदय। इन्होंने क्या कहा? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना कहलाती है या सीखने की प्रक्रिया है। इन्होंने साफ साफ कहा कि जो नया ज्ञान हम सीखते हैं उनको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही अधिगम कहलाती है। अब क्रो एंड क्रो महोदय आते हैं। इन्होंने बताया सीखना
आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसका अर्जन है साथियों? सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। पावलोव के अनुसार क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। इन्होंने क्या कहा? आदतों का निर्माण कैसे? अनुकूल अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड महोदय हैं, इन्होंने क्या कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इनकी परिभाषा सबसे सरल है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, कैसा भी परिवर्तन, वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा है? गिलफोर्ड महोदय ने कहा है। एस चौहान की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है? प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का अभिप्राय है। किसके व्यवहार में? प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का अभिप्राय है। किसने कहा? एस चौहान जी ने कहा। साथियों, बात कर लेते हैं अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, मतलब साथियों यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। आप देखते होंगे साथियों, जब बालक पैदा होता है तब से ही वह सीखना, कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है और वह जीवन के अंत समय तक सीखता रहता है। वही बात इसमें कही गई है कि अधिगम जो है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। साथियों, हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, तो इसीलिए ये लाइन कही गई है कि अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी अधिगम नहीं होता। हालांकि हो भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है वो अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। साथियों, जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, प्रशिक्षित होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा ही आएगा, और व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अधिगम विकास है। जी साथियों, अधिगम एक विकास है। इससे व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास के कारण फिर उसका प्रभाव इसके व्यक्ति के व्यवहार में, यानी व्यवहारिक या व्यक्तित्व विकास भी अधिगम कारण ही व्यक्ति का होता है। अधिगम अनुकूलन है। क्या है साथियों? अधिगम अनुकूलन है। अधिगम सार्वभौमिक है। मतलब साथियों, सार्वभौमिक का मतलब क्या है? मतलब यह सभी जगह है। वह देश विदेश, किसी भी देश में आप चले जाएंगे वहाँ आपको अधिगम मिल जाएगा। आप कहीं भी सीख सकते हैं अधिगम, आप किसी भी जगह पर सीख सकते हैं। मतलब अधिगम का अर्थ होता है सीखना। कुछ भी आपको सीखना है, आप कहीं भी सीख सकते हैं। अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम निरंतर है। अधिगम खोज करना है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है साथियों? सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। साथियों, अधिगम जो है व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। अधिगम एक नया कार्य है। क्या है साथियों? अधिगम एक नया कार्य है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। कैसा संगठन है साथियों? अनुभवों का संगठन है। अधिगम वातावरण की उपज है। किसकी उपज है साथियों? वातावरण की उपज है। अधिगम विकास है। क्या है साथियों? अधिगम विकास। ये पॉइंट रिपीट हो गया है, अधिगम विकास है। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यदि आप चैनल पर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया तो अभी तक वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवा सकें। अब साथियों, बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक व दशाओं की। सबसे बड़ी बात है वातावरण। साथियों, वातावरण का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब भी साथियों विद्यालय में बालक पढ़ने जाता है, यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है, लोकतांत्रिक वातावरण नहीं है, तो इसका सीधा सा प्रभाव बालक के सीखने पर पड़ता है। अब बात करते हैं परिपक्वता की। अधिगम परिपक्वता से भी प्रभावित होता है। कैसे साथियों प्रभावित होता है परिपक्वता से? जैसे मान लीजिए कोई बालक है, वह कक्षा 1 का बालक है, उसको परिपक्वता उसकी है कक्षा 1 की, और आप उसको कक्षा 5 का कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो उसकी समझ में नहीं आएगा। तो इसका सीधा संबंध परिपक्वता से है। जब वह बालक परिपक्व हो जाएगा कक्षा 5 के कंटेंट के लिए, तभी वह सीख सकता है। साथियों, अगला पॉइंट है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। साथियों, स्वास्थ्य शारीरिक हो या मानसिक, जब तक सही नहीं होगा अधिगम नहीं हो सकता। विषय सामग्री का स्वरूप। साथियों, विषय सामग्री का स्वरूप भी अधिगम पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि विषय सामग्री कठिन होगी, सहज व सरल नहीं होगी, बहुत हट के होगी, मतलब व्यवहारिक नहीं होगी, तो उसका भी सीधा प्रभाव अधिगम पर पड़ेगा और अच्छे से बालक नहीं सीख पाएगा। सीखने का समय व थकान। साथियों, सीखने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप किसी व्यक्ति को रात को 12 बजे सिखाना शुरू कर देंगे किसी बालक को, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। इसलिए सीखने का एक निर्धारित समय होता है, विद्यालय का एक निर्धारित समय होता है। ये नहीं कि कहीं भी
किसी भी समय बस सिखाना शुरू कर दिया जाए, विद्यालय में बुला लिया जाए, रात को 2 बजे आओ तुम, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता साथियों। और यदि थका हुआ है बालक, तब भी वह नहीं सीख पाएगा, वह सो जाएगा, उसको नींद आ जाएगी, थकान के कारण कोई भी काम नहीं होता। जहाँ साथियों प्रेरणा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि साथियों बालक अंदर से प्रेरित नहीं है, आत्म प्रेरित नहीं है, इसको प्रेरणा नहीं है पढ़ने की, तो वह कतई नहीं पढ़ेगा, कुछ नहीं सीख सकता, जब तक वह प्रेरित नहीं होगा, खुद को करेगा या कोई उसे प्रेरित नहीं करेगा। सीखने की इच्छा, यदि सीखने की इच्छा नहीं होगी तो कोई नहीं सीखेगा साथियों। अध्यापक व सिखाने की प्रक्रिया, साथियों इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि अध्यापक के पढ़ाने व बताने की प्रक्रिया सही नहीं है, तो बालक का मन नहीं लगेगा पढ़ने में और वह सीख नहीं पाएगा। सीखने की विधि, इसका भी महत्वपूर्ण बहुत ही स्थान है। सीखने की विधि भी साथियों अच्छी होनी चाहिए, जिसमें बालक एक अहम भूमिका निभाए। ये नहीं कि बालक केवल मूक दर्शक बन के रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना शिक्षक पढ़ाए उसमें बालक क्वेश्चन करे, शिक्षक भी बालक से क्वेश्चन करे, ऐसी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। संपूर्ण परिस्थिति, साथियों ये जो संपूर्ण परिस्थितियां हैं, वातावरण है, ये सारी चीज़ें सीखने के माहौल को बनाती हूँ, ऐसी होनी चाहिए, तब सीखना जो है वो प्रभावित नहीं होगा। साथियों अब अधिगम के सिद्धांत देख लेते हैं। साथियों व्यवहारवादी सिद्धांत, साथियों कुछ मनोवैज्ञानिक थे जो व्यवहारवाद को मानते थे, उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, जैसे थार्नडाइक, बीएफ स्किनर, ईपी पावलोव और सीएल हल, क्लार्क हल। साथियों ये चारों मनोवैज्ञानिकों के हम सिद्धांत अलग अलग वीडियो में करेंगे। कल साथियों या नेक्स्ट वीडियो में हम साथियों थार्नडाइक का सिद्धांत करेंगे। किसका साथियों? थार्नडाइक का सिद्धांत करेंगे। ये कौन मनोवैज्ञानिक थे? ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे साथियों, बताइए। तो थॉर्नडाइक जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा साथियों है सिद्धांत जो है संज्ञानवादी सिद्धांत, जिसको गेस्टाल्टवाद संप्रदाय भी कहते हैं। इसमें मैक्स वर्दीमर आते हैं, कोहलर आते हैं, कोप्ता आते हैं और कर्ट लेविन आते हैं। साथियों इन सभी के सिद्धांत एक एक करके हम अलग अलग वीडियो में करेंगे। साथियों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों अगले वीडियो हम क्या करने वाले हैं, थॉर्नडाइक से संबंधित वीडियो करने वाले हैं। किससे? थॉर्नडाइक से संबंधित टॉपिक को करेंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किए, क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम क्या क्या हैं, और साथियों थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम दिए हैं, जिनकी संख्या 8 है, जिसमें से मुख्य नियम 3 है और गौण नियम जो हैं, द्वितीयक नियम कितने हैं साथियों? 5 हैं। इन सभी को हम कल विस्तार पूर्वक या नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।